नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 24 सितंबर और 24 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जैसे 25 प्रश्न पूछे गए थे। 125 प्रश्नों में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न अभी तक मिल सकते थे वही मुझे मिल गए हैं, जो कि आपका 100% रियल प्रश्न है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, जो कि आपके अगले शिफ्टों में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ में जिनका एमटीएस का एग्ज़ाम होना है उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, तो जो भी लोग हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न हुआ है कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस के विषय में जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है जो कि मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं की जयंती पर 5 सितंबर को हम लोग हर दिन मतलब हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये जो राधाकृष्णन हैं वो आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, साथ में फिर दूसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है, इसके अलावा 2020 का जो शिक्षक दिवस का जो विषय था शिक्षक संकट में अग्रणी भविष्य की फिर से कल्पना करना। इसके अलावा एक तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हुआ जो कि हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। इसके अलावा एक आपका विश्व स्तर पर भी शिक्षक दिवस है जो कि मनाया जाता है, जो कि आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो भारत में इसे 1962 से 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, लेकिन विश्व स्तर पर आपका 5 अक्टूबर से। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक है जो कि दोस्तों आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। भारत में जितने भी एग्ज़ाम आपके कनेक्ट होते हैं, चाहे आपके वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जो कि बहुत ही बेहद ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को मेरिट में आने के लिए या कहे तो रैंक पर आने के लिए। ठीक है, और टेक्स्ट बुक पर भी आपका ऑफ़र भी चल रहा है उम्मीद की किरण सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर परचेस करते हैं तो आपको यह मात्र 608 रुपये में जो कि मिलने वाला है। और कूपन कोड की बात करेंगे तो APJ कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है, और साथ में आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYP है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बैंक का करते हो, रेलवे का करते हो। ठीक है, भारत में जो भी एग्ज़ाम आपके मन में आता है उस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उन एग्ज़ामों का मॉक टेस्ट और PYPs आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसा कि अभी आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, टियर 2 का देना है, तो टियर एसएससी सीजीएल का भी आपको 997 टेस्ट यहाँ पर आपको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड जो प्रश्न हुआ है कि कुचिपुड़ी जो है किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका एक गांव है कुचिपुड़ी। ठीक है, जो कि आपका जिला पड़ता है कृष्णा में। ठीक है, कृष्णा जिला में कुचिपुड़ी गांव है, और उसी गांव के नाम पर आपका शास्त्रीय नृत्य का जो नामकरण है आपका किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा विजयनगर गोलकुंडा शासकों ने नृत्य कला को संरक्षण प्रदान किया था। कल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नर्तक से संबंधित है, तो वेम्पति चिन्ना सत्यम का नाम आपको आया था। साथ में रेड्डी जितना भी नाम अगर आपके अंत में लगे, जैसे कौशल्या रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है, इन सभी का नाम अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो आंख बंद कर आपको आंध्र प्रदेश में जो कि क्लिक करना है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि भारत में संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान है। ठीक है, उन 8 नृत्यों में कथकली है जो कि केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सतरिया असम का है, और कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गंगूबाई हंगल जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी, जिन्हें 1973 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर आपका होने वाला है वो राइट आंसर होने वाला है किराना घराना। ठीक है,
हालांकि किराना घराना से संबंधित है आपके गंगूबाई हंगल, और आपके यही एग्जाम में प्रश्न आया था। किराना घराना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कस्बे और तहसील किराना या किराना से प्राप्त संगीत के इस घराने का नाम है। और ये आपको बता दें कि ये प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ है, सेम टू सेम प्रश्न, ठीक है। बाकी किराना घराना संबंधित की बात करते हैं तो अब्दुल करीम खान इस घराने के संस्थापक थे, तो इसको भी याद रखना है। अगला पूछा गया कि आईपीएल 2024 का जो फाइनल मैच है किस स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। तो आईपीएल 2024 का जो फाइनल मैच है फ्रेंड्स आपका किस स्टेडियम में खेला गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। वहीं पर आपका अगर आईपीएल 2024 का अगर आपसे फाइनल मैच पूछा जाता किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये दोस्तों आपका चेन्नई में खेला गया था, चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है, 24 को भी और 23 को भी। हालांकि आपका जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है आपका 23 सही आ रहा है, तो इसलिए आपको आईपीएल 2023 का है पूछा गया था। लेकिन अगर आपका एग्जाम आगे होगा, सीजीएल का तो नहीं कर सकते हैं, एमटीएस का अगर आपका होगा तो मे भी आपका 2024 का पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईपीएल के नाम से जानते हैं, और उस समय 2023 में जो आपका विजेता बना था वो विजेता बना था गुजरात टाइटंस, किसको हराकर, चेन्नई सुपर किंग को हराकर। इसके अलावा 2024 में आपका चेन्नई सुपर किंग आपका बना था विजेता, ठीक है। 2023 का जो आपका आईपीएल था 16वां संस्करण था, 23 का 16वां था तो 24 का 17वां होगा। इसको जो कंट्रोल है आपको बीसीसीआई करता है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसका स्थापना आपका होता है 1928 में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। वर्तमान में बीसीसीआई के जो आपके अध्यक्ष हैं कौन है, तो रोजर बिन्नी है, ठीक है। तो रोजर बिन्नी को भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वन एमंग यू जो पुस्तक है आपका किसने लिखा है, तो वन एमंग यू पुस्तक की बात करते हैं तो वन एमंग यू जो पुस्तक है फ्रेंड्स वो आपका लिखा गया है M.K. स्टालिन के द्वारा। M.K. स्टालिन कौन है, तो ये आपके तमिलनाडु के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और उनके द्वारा ही पुस्तक लिखा गया है। उनकी आत्मकथा का यह पहला खंड है, जिसमें उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष 23 वर्ष 1953 से लेकर 76 तक का वर्णन किया गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था, जिसका राइट आंसर था आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। चौरी चौरी घटना आपका 4 फरवरी 1922 को होता है, और 4 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरी घटना होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, तो उसके बाद ही 12 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इस झड़प में या इस आंदोलन में हुआ क्या था, तो इस झड़प में पुलिस ने असहयोग आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, उसे आग लगा दिया। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक की मौत हो गई थी, कहीं कहीं 23 पुलिसकर्मी लिखा जाता है। गांधी जी को लगा कि विद्रोह अपने रास्ते से भटक रहा है और उसमें अपना अहिंसक स्वभाव खो दिया है, और गांधी जी ने भारतीय जनता से सभी प्रतिरोधों को खत्म करने की अपील की और उपवास भी किया। और गांधी जी के इस फैसले से बड़ी हस्तियाँ थी वो आपके असहमत हुई थी, और इसी के फलस्वरूप आपका सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का नींव भी रखा गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला जो है उदारीकरण किस औद्योगिक जो है नीति में पेश किया गया था, कब, तो इसका राइट आंसर आपका 1991 होगा। वर्ष 1991 में भारत में भुगतान संतुलन संकट था, जिसके कारण इसने IMF से कुछ शर्तों पर ऋण लिया, जिससे भारत में आर्थिक सुधार हुए। इसने भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है, ये आप PDF में पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। बस आपके एग्जाम में LPG का कभी कभी फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, बाकी यही पूछने को मिलेगा कि 1991 में भारत ने कैसा आपका तरीका अपनाया था, ठीक है। तो यही आपसे पूछने को मिलता है। अगला है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ GNP इन नेशनल इनकम, ठीक है। तो GNP की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ countries, firms and citizen in a year, regardless of where they are produced. GNP formula: GNP is equal to GDP plus income made by firms या citizen अवार्ड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन फर्म्स या नेशनल्स, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया। अगला जो है कि आई गॉट यानी कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग जो ऐप है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये जो ऐप आपका है फ्रेंड्स वो आपका संबंधित जो था वो आपका कोविड-19 से था। आई गॉट जो प्लेटफॉर्म है कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य चिकित्सकों, नर्सों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों, तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। अगला है भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, जिसका राइट आंसर था अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक।
भारतीय संविधान के अनुसार संसद का 3 अंग होता है, जैसा कि राष्ट्रपति, लोकसभा जो राज्यसभा, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन, और संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और संगतियों के बारे में बताया गया है। बाकी 179 से लेकर 122 तक का अनुच्छेद, सारे अनुच्छेद तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग भी ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। पहला तो आपका 79 है जो कि संसद के गठन से संबंधित है। इसके बाद आपका 80 है जो कि राज्यसभा का गठन से है। 81 जो है लोकसभा के गठन से है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। 83 जो है आपका संसद के सदनों की अवधि से है, ठीक है। इसके अलावा जो 86 है राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार से है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। साथ में जो आपका इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है जो आपके एग्जाम में आया है या आने की संभावनाएं थोड़ा प्रबल है, तो उसको हम लोग देखें तो 99 में संसद सदस्यों का शपथ ग्रहण से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका 108 है संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। 110 है आपका मुद्रा विधेयक की परिभाषा यानी कि धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बजट के नाम से जानते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। बाकी 123 भी आपका इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आपके सब है, लेकिन ये सभी जो अनुच्छेद जो हमने आपको अभी बताया वो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हैं। बाकी आप लोग PDF में दिया रहेगा, सभी अनुच्छेद को एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आपसे हम चाहते हैं। इसके अलावा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से भी कुछ आपको देखने को मिला, बताइएगा क्या देखने को मिला था, स्टूडेंट के द्वारा तो बताया गया है। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 जो है उसके अनुसार उद्योग को स्वामित्व के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी में वो उद्योग शामिल थे जिन्हें विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में स्थापित और विकसित किया जा सकता था। दूसरी श्रेणी में उद्योग शामिल थे जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र के उद्यमों दोनों के रूप में स्थापित किया जा सकता था, जिसमें निजी क्षेत्र को द्वितीयक भूमिका दी गई थी। तीसरी श्रेणी में उपरोक्त श्रेणियों में निर्देशित उद्योग के अलावा सभी उद्योग शामिल थे और निजी क्षेत्र के लिए खुले हुए थे। अगला जो है स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 विजेता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, PV सिंधु। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 PV सिंधु ने बुसानन ओंगबामरूफगान को हराकर जीता था सिंगल्स का खिताब, वुमेन सिंगल्स का खिताब, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। ये जो स्विस ओपन है, ठीक है, ये आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट था 22 से 27 मार्च तक स्विट्जरलैंड के बेसल में सेंट जेकब सेल में हुआ था, जिसमें कुल पुरस्कार राशि आपका $1,80,000 था। अगला जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, ये आपसे पूछा गया, जिसका जो राइट आंसर था वो आपका था 1.64%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.64%। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% था। समय के 2 बिंदुओं के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। इसकी दर प्रतिशत में व्यक्त की जा सकती है। बाकी पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के तहत शुरू किया गया। पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में 1901 से यह जनगणना जो है हर दशक के बाद हो रहा है। 11 का जनगणना लास्ट था, 15वीं जनगणना स्वतंत्रता के बाद आपका 17वीं था। नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके अलावा जनगणना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसा कि भारत की कुल जनसंख्या आपका कितना है, इतना है। लिंगानुपात 943 है, घनत्व आपका 382 है, शिशु मृत्यु दर आपका 557 है, मातृ मृत्यु दर आपका 407 लाख जीवित जन्म है। साक्षरता दर 74.04%, सबसे ज़्यादा केरल का है 94, सबसे कम बिहार का है, सबसे उच्चतम महिला साक्षरता दर केरल का है, सबसे कम महिला साक्षरता दर आपका बिहार का है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, कम जनसंख्या सिक्किम का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, उच्चतम लिंगानुपात केरल का है, राज्यों में लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा का है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आपका 63.5 वर्ष है, पुरुष के लिए 62.6 वर्ष है, महिला के लिए 64.2% है। जनसंख्या में गिरावट की बात करते हैं तो 17.7% है। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम अनुसूचित जातियों की संख्या आपका नागालैंड में, अनुसूचित जातियों की संख्या मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा पंजाब में है, सबसे कम पंजाब में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो है वह है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आपका भारत भट्ट 1 हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे जो आइडिया है आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार वंश का
महान शासक है, जिसका राइट आंसर शायद आपका मिहिर भोज था। ठीक है, तो मिहिर भोज था, तो इसका राइट आंसर आपका मिहिर भोज ही होगा। उन्हें आदि वरा की उपाधि धारण की थी। ग्वालियर में तेली मंदिर का भी निर्माण इन्होंने किया था। बाकी संस्थापक जो है वो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का वो आपका कौन था भाई, तो वो था आपका हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके अलावा नागभट्ट प्रथम आया, वसंत राज आया, नागभट्ट द्वितीय आया, फिर मिहिर भोज आया, फिर महेंद्रपाल वन आया, फिर राजा भोज दू आया। ठीक है, बाकी गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, इसको भी याद रखना है। तो ये आपसे पूछा गया। बाकी और भी क्वेश्चन पूछे गए, उसको भी एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसको हम PDF में आपको दे देंगे। PDF जानते ही हैं, टेलीग्राम चैनल पे हर दिन आपको मिल जाता है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया आपसे कि चंद्रप्रभा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, क्या पूछा गया था, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो चंद्रप्रभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, हमसे हो सकेगा तो हम उसको PDF में है जो कि आपको हम दे देंगे। बाकी एक जो पूछा गया था कि स्टेट विच सेपरेट रसिया फ्रॉम USA। ठीक है, क्या पूछा गया था भाई, रसिया फ्रॉम USA। रशिया फ्रॉम USA को कौन सा स्टेट आपको गलत करता है, मतलब इसको करता है अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो बेरिंग स्टेट आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये आपका USA और रसिया को क्या करता है भाई, अलग करता है। ठीक है, तो ये पूछा गया आपसे। इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका क्वेश्चन पूछा गया था सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र जो है विद्यासागर से आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। स्टेटमेंट क्या क्या दिया गया था उसको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा आइडिया लग पाएगा। स्टेटमेंट दिया गया था ही वर्क फॉर विडो इमेजेस। ठीक है, कि इन्होंने आपका विडो इमेजेस के लिए आपका वर्क किया था। दूसरा था वुमेन अपलिफ्टमेंट स्टेटमेंट रिलेटेड स्टेटमेंट था, नहीं पढ़ा हुआ था एक आपका स्टेटमेंट, हालांकि आया ही नहीं, उनको याद ही नहीं था सारा स्टेटमेंट। बाकी उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया था, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी इसका तो राइट आंसर होगा। बाकी C में क्या स्टेटमेंट दिया गया था उसको आप लोग हमें बताइएगा, तो हम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है वो एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया फॉरेन क्रिकेटर का कोई आपका बायोग्राफी था उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो वो भी आपका अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, एक आपका जो पूछा गया था वो पूछा गया था रिपल्सन ऑफ फोर्स है। रिपल्सन ऑफ फोर्स से भी क्या पूछा गया था उसका भी आप लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक के लिए 5 प्रो से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 608 रुपये में आप इससे जुड़ सकते हैं कूपन कोड APG के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद फ्रेंड्स।